नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य जगत की यशस्वी लेखिका मन्नू भंडारी की एक बहुचर्चित कहानी यही सच है पर विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, यही सच है से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले बिंदु पर, जो है इस कहानी का उद्देश्य। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोग प्रेम त्रिकोण अर्थात लव ट्रायंगल के बारे में जान सकेंगे, नई कहानी के लेखन शैली से अवगत हो सकेंगे। ये नई कहानी लेखन शैली के अंतर्गत लिखी गई है, अर्थात इस कहानी को पढ़ने के बाद पाठकों के सामने कुछ प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर उन्हें स्वयं निकालना है। नई कहानी की ये एक विशेषता है। मन्नू भंडारी के कहानीकार रूप से अवगत हो सकेंगे। हालांकि मन्नू भंडारी ने उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन हम उनके इस कहानीकार रूप से भी अवगत हो सकेंगे। नई प्रेम संवेदना के यथार्थ को जान सकेंगे। प्रेम में जो इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनको हम लोग जान सकेंगे। हृदय और मस्तिष्क के टकराहट को जान सकेंगे। देखिए, हृदय भावनाओं में बह जाता है, जबकि मस्तिष्क जो होता है वो हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। तो यहाँ हृदय और मस्तिष्क में टकराहट होती है, और इस टकराहट को हम लोग दीपा नामक पात्र के माध्यम से समझेंगे। प्रेमी के मनोवैज्ञानिक यथार्थ का विश्लेषण कर सकेंगे, अर्थात जो प्रेम में होता है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या हो जाती है, उसका हम लोग बड़े ही करीने से, बारीकी से विश्लेषण कर सकेंगे, एनालिसिस कर सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं लेखिका परिचय पर। तो ये है लेखिका परिचय। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ था। ये बहुत पढ़ी लिखी हैं और मिरांडा हाउस कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत रही हैं। ठीक है। और इनका विवाह जैसे आगे चलकर अंतर्जातीय विवाह में बदला, अर्थात इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया था। और ये बहुत ही फेमस इंसान है जिनका नाम राजेंद्र यादव है। ये भी हिंदी जगत के ही एक विख्यात लेखक हैं, और इनकी क्या क्या रचनाएं हैं वो यहाँ दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पृष्ठभूमि। देखिए, दुनिया में न जाने कितने अच्छे लोग हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य एक से अधिक व्यक्तियों से प्रेम करे, और यह प्रेम आंगिक, वाचिक और वैचारिक तीनों स्तर पर हो। आज के इस दौर में जहां हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, इस कहानी में भी हमें प्रेम त्रिकोण या लव ट्रायंगल ही देखने को मिलता है, लेकिन अंतर है तो भावनाओं का और विचारों का। इस पाठ में दीपा नाम की एक लड़की है जो दो शहरों में रहने वाले दो युवकों से प्रेम करती है। वो जिस शहर में रहती है उस शहर का युवक ही उसे अपना हमदर्द लगने लगता है। ये कहानी इस मानसिकता को दर्शाती है कि आप किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते। और 70 के दशक में लिखी गई ये कहानी 1966 के आसपास लिखी गई है। उस समय भारत स्वाधीन हो चुका था, और जब महिलाएं पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाने के चरम पर होती हैं या बनाना चाहती हैं, उत्कंठित होती हैं, उस समय वो बहुत सारे फैसले अपने स्तर पर लेने को तैयार हो जाती है। और खास करके ऐसी महिलाएं जो माता पिता के प्रेम से वंचित हो जाती है, उन महिलाओं में ऐसी समस्याएं या ऐसी विचारधारा का आ जाना कोई नई बात नहीं है। और इसी विचारधारा को मन्नू भंडारी जी ने एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसका नाम है यही सच है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, यही सच है कहानी आजादी के बाद लिखी गई एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अपने कथ्य और शिल्प में सर्वथा नई और अनूठी है।
इससे पहले इस तरीके की कहानी नहीं लिखी गई थी। यह स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के एहसास से भरी दीपा नाम की युवती की अंतर्द्वंदपूर्ण आत्मकथा सी है, जो अलग अलग शहरों में रहने वाले युवक संजय और निशीथ से प्रेम करती है। अर्थात इस कहानी की जो नायिका है वो दीपा है और वो संजय और निशीथ दोनों से प्रेम करती है। कहानी में निशीथ का प्रेम उसका अतीत है और संजय का प्रेम उसका वर्तमान। किंतु नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जब वह कानपुर से कलकत्ता जाती रही है, तब निशीथ से भेंट होने पर उसका अतीत जाग उठता है और वह अनुभव करने लगती है कि निशीथ के मन में अभी भी उसके लिए प्रेम है। दीपा पुनः निशीथ को प्रेम की दृष्टि से देखने लगती है और उसे लगता है कि उसका और निशीथ का प्रेम ही सच है। कानपुर में उसे संजय का प्रेम और कलकत्ता में निशीथ का प्रेम उसे इस तरह सच लगता है कि वह समझ नहीं पाती कि वास्तविक सच क्या है। इसलिए वह एक आसान तर्क का शिकार हो जाती है कि जब जहां वह जिसके साथ है वही उसका और उसके प्रेम का सच है। सच की यह व्याख्या आधुनिक जीवन दृष्टि की देन है। दीपा एक अकेली युवती है, अकेली रहती है, घर परिवार से स्वतंत्र है, इसलिए उसे प्रेम में पूरी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। वह जैसा चाहे वैसा निर्णय ले। यह आजाद स्त्री की आजाद मनोदशा का प्रतिबिंब है। सदियों से पुरुष के स्वामित्व में रहने वाली स्त्री का दीपा के रूप में नया संस्करण है। अर्थात हमें इसमें एक और डायमेंशन ये दिखता है कि ये पुरुष प्रधान समाज हमेशा स्त्रियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता आया है, उसे अपनी बपौती मानता आया है, उसे अपनी भार्या कम और भृत्य ज्यादा मानता आया है। लेकिन इसमें दीपा एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और उन्मुक्त विचारों वाली महिला का नया संस्करण है। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है कथा स्रोत। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्रोत मिलता है, जिसके आधार पर वो कल्पना के रसायनों से कहानी, कविता, उपन्यास या और कोई भी रचना रचता है। अब हम लोग देखते हैं कि मन्नू भंडारी को ऐसा क्या कथा स्रोत मिला जिसके कारण उन्होंने ये कहानी लिखी। तो मन्नू भंडारी अपने एक साक्षात्कार में सुधा अरोड़ा को यह बताया है कि उन्हें इस कहानी को लिखने की प्रेरणा राजेंद्र यादव के एक कथन से मिली। राजेंद्र यादव उनके पति हैं। शादी के एक साल बाद यानी 1960 में जब राजेंद्र यादव अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलकर दिल्ली से कलकत्ता लौटे, तो किन्हीं अंतरंग क्षणों में मन्नू भंडारी से कहा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मन्नू, पर जब वहां हूं तो लगता है वही मेरा सच है, और जब यहां तुम्हारे पास हूं या आता हूं तो लगता है कि सच तो यह है। इसी वाक्य से मन्नू की कल्पना को पंख लग गए। प्रेम त्रिकोण में यह स्थिति तो एक महिला की हो सकती है जिसके दो प्रेमी हैं, एक कलकत्ता में, दूसरा कानपुर में, और वह जब जहां जिसके साथ रहे तो वही सच लगे। इसी सच से मन्नू भंडारी ने इस कहानी को बुना है। तो हमें पता चलता है कि इनके पति राजेंद्र यादव की एक पूर्व प्रेमिका थी, और जब वो किसी काम से गए थे दूसरे शहर, तो वहां उन्हें उनकी पूर्व प्रेमिका मिल गई और अब उन्हें लगने लगा कि यही सच है। लेकिन जब वो वहां से पुनः कलकत्ता आ गए, तो अब मन्नू भंडारी के साथ रहने लगे, तो अब उन्हें लगने लगा कि यही सच है, और यहीं से मन्नू भंडारी को इस कथा का स्रोत प्राप्त हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं कथानक पर, अर्थात इस कहानी का संक्षिप्त सार। आप बड़े मनोयोग से इसे ध्यान से सुनिए ताकि ये कहानी आपके मस्तिष्क में गहराई तक बैठ जाए। यही सच है दीपा नाम की एक ऐसी लड़की के अंतर्द्वंद्वों की कहानी है, जो अपने पहले प्रेम निशीथ से निराश होकर एक नए व्यक्ति संजय से प्रेम करने लगती है। पटना की रहने वाली दीपा जब अपने शोध कार्य के लिए कानपुर आती है, शोध कार्य अर्थात रिसर्च वर्क के लिए जब वो कानपुर आ जाती है, तब एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति संजय से उसे प्रेम हो जाता है। समस्या तब खड़ी होती है जब दीपा को एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है।
दीपा समझ नहीं पाती है कि वह क्या करे। कलकत्ता में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। ले देकर वहां उसकी सहेली ईरा है। संजय उसे याद दिलाता है कि वहां निशित भी तो है। दीपा झुंझला जाती है, कहती है, होगा, हमें क्या करना है उससे। और यह भी कह देती है, देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूं कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। किंतु जब वह कलकत्ता जाती है और शाम को ईरा उसे कॉफी हाउस ले जाती है, तब अचानक निशीथ मिल जाता है उसे। निशीथ उसकी पूरी मदद करता है। अपने को वह निशीथ के करीब महसूस करने लगती है, लेकिन निशीथ उससे एक तरह की उदासीनता की दूरी बनाए रखता है। निशीथ उसकी भरपूर मदद करता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उसने जहां जैसी सिफारिश करनी चाहिए थी, कर दी है। इंटरव्यू देकर दीपा कानपुर लौट जाती है। वापस जाते समय रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए निशित आया जरूर था, किंतु उसने उस तरह का व्यवहार नहीं किया जिसके लिए दीपा तड़प रही थी। ट्रेन के छूटते छूटते निशित गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। गाड़ी चल देती है। निशित के उस हल्के स्पर्श से विभोर हुई दीपा मन की गहराइयों में डूब जाती है। मन करता है कि चिल्ला पड़ूं, मैं सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। दीपा ये सब सोचने लगती है। कानपुर पहुंचने के बाद दीपा फिर अकेली हो जाती है। उस अकेलेपन में वह निशीथ को याद करती है, उसे पत्र लिखती है। वह बड़े ऊहापोह में रहती है। सोचती है, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है, मैं स्वयं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है। इसी उधेड़ बुन के बीच उसे ईरा के तार से यह सूचना मिलती है कि उसकी नियुक्ति हो गई है, उसकी नौकरी लग गई है। बाद में निशीथ का ठंडेपन से लिखा गया पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया, मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। दीपा को इतने ठंडे पत्र की उम्मीद ना थी। उसे फिर एक झटका सा लगता है। इस बीच संजय आ जाता है और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंध जाते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। इस तरह यह कहानी प्रेम का एक त्रिकोण रचती है। एक स्त्री और 2 पुरुष। दोनों पुरुषों के बीच अलग अलग ढंग से अलग अलग स्थानों पर पेंडुलम की तरह झूलती हुई वह जब जहां जिसके साथ होती है, उसी को अपना मानती है और उसी क्षण के जीवन को ही सही समझती है, सच समझती है और कहती है, यही सच है। सच के इस स्वीकार के बावजूद वह गहन अंतर्द्वंद्वों से गुजरती है। वही अंतर्द्वंद इस कहानी का प्राण तत्व है, जो उसे बराबर सजीव और रोचक बनाए रखता है। और यहीं इस कहानी का कथानक समाप्त होता है। तो ये था संक्षिप्त कथानक। सचमुच बड़ी ही अच्छी कहानी है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है चरित्र चित्रण। इस पाठ में मुख्य रूप से कैरेक्टर तो ऐसे ज्यादा हैं, दीपा, निशित, संजय, ईरा, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से केवल 3 चरित्र पर ही विचार करेंगे, जिसमें सबसे पहले ही आती है दीपा। दीपा एक ऐसी युवती है जिसका घर परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया है। वह पटना की रहने वाली है। भैया भाभी जरूर हैं, पर वे भी कभी खोज खबर नहीं लेते। दीपा भी उन्हें कभी यूं ही पत्र लिख देती है। घर परिवार से विच्छिन्न दीपा शोध करने के लिए कानपुर आती है। यहीं उसे संजय सहारा देता है। धीरे धीरे दोनों में आलोचना और अंतरंगता कायम होती जाती है। चूंकि दीपा को प्यार में निशीथ से धोखा मिला था, इसलिए वह संजय की ओर आकर्षित होती हुई उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाना चाहती है। किंतु उसे निशीथ का प्रेम सालता रहता है, कष्ट देता रहता है, याद आता रहता है। जब इंटरव्यू के लिए वह कलकत्ता जाती है, तब फिर वह निशीथ के प्रेम के लिए आतुर हो उठती है और चाहती है कि निशीथ उसे अपना ले, किंतु वह हर तरह उदासीन एवं
तटस्थ बना रहता है। दीपा कानपुर आकर फिर संजय के प्रेम में डूब जाती है। इस तरह दीपा पेंडुलम की तरह निशित और संजय के बीच डोलती हुई अंतर्द्वंद के हिचकोले खाती है। दीपा के मन में निशित के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। वह 18 वर्ष की उम्र में किया गया उसका पहला प्यार है। अर्थात वह निशित से किस उम्र में प्यार कर बैठी थी? 18 वर्ष की आयु में। वह उन्मादक और तन्मय करने वाला है, लेकिन दीपा जब यथार्थ की भूमि पर आती है तब वह संजय को ही अपने को समर्पित कर देती है। कुछ दिनों तक वह निर्णय अनिर्णय के द्वंद्व में अवश्य रहती है, किंतु बाद में संजय की होकर वह यह प्रमाणित कर देती है कि जो उसका है वह भी उसकी है। वह निशीत को 100 खून माफ करके अपनाना चाहती है, लेकिन निशीत की तटस्थता और उदासीनता आड़े आ जाती है। इससे यह पता चलता है कि दीपा के मन में निशीथ के प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम है। कहा जा सकता है कि दीपा कालुष्य को मिटाकर प्रेम पथ पर निशीथ के साथ चलना चाहती है, लेकिन वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि दीपा के प्रेम में स्वार्थ की भावना प्रबल है, उत्सर्ग या न्यौछावर होने की पुरानी प्रेम भावना कम। वह एक पढ़ी लिखी युवती है, आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए वह प्रेम में घुट घुट कर मरने की बजाय यथार्थ को स्वीकार करते हुए नया प्रेम पथ चुन लेने का माद्दा रखती है। संजय के प्रति भी उसका प्रेम कृतज्ञता का है। घर परिवार से छूटने और निशीथ से टूटने के बाद वह संजय के आगोश में आ जाती है। यही उसकी यथार्थ जीविता है और जीवन को जीने का माद्दा भी। अर्थात वो समझ चुकी है कि ये जो संसार है वो मतलबी है, और अगर इस संसार के साथ कदम ताल मिलाकर चलना है तो संसार के नियमों को ही अपनाना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे चरित्र पर, जो है संजय। संजय दीपा का प्रेमी है, किंतु ना तो समय का पाबंद है, पंक्चुअल है, ना फिक्रमंद। वह काफी लापरवाह है, केयरलेस है। इससे दीपा बहुत झुंझलाती है, इरिटेट होती है। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई काम की बात है? हमेशा संजय अपने बताए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? संजय दीपा के पहनावे आदि की कभी तारीफ भी नहीं करता। वो मन ही मन सोचती है, संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, ना ऐसी बातें करता है। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। कहना चाहिए वह प्रशंसा कृपण है, अर्थात प्रशंसा करने में कंजूसी करता है। संजय प्रशंसा कृपण भले हो, पर प्रेम जताने के मामले में अति उत्साही है, एक हद तक उद्धत है। वह बात बात में दीपा को चूम लेता है, बाहों में भर लेता है। दीपा ने एक बार कहा था कि उसे रजनीगंधा के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तब से वह अक्सर रजनीगंधा के फूल लाकर उसके कमरे में सजा देता है। वह प्रेमिका को खुश करना जानता है, उत्साही है, इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं खपाता। दीपा निशित के प्रेम संबंधों को लेकर वह कभी टीका टिप्पणी भी नहीं करता। हालांकि दीपा के मन में कभी कभी शंका के साफ फन उठाते हैं, लेकिन संजय सकारात्मक सोच का युवक है। वह कुंठा रहित है और वह कभी भी उसके पास्ट पर उंगली नहीं उठाता। तो इस तरीके से मेरी तो राय है कि संजय जो है वो अच्छा व्यक्ति है। अब हम लोग आते हैं पाठ के तीसरे मुख्य किरदार पर, जो है निशित, दीपा का पहला प्रेमी। निशीथ दीपा का पूर्व प्रेमी है, अर्थात उसका पहला प्यार। दीपा के कथनों से पता चलता है कि उसने दीपा को धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया और उसे सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का पात्र बना दिया। वह कहती है, विश्वासघाती नीच कहीं का, किंतु यह नहीं स्पष्ट होता कि उसने दीपा के साथ कब कैसा सलूक किया। उसके इस सच के बरक्स कहानी में उसका जो स्वरूप चित्रित है वह निश्चय ही नेक और मददगार इंसान का है। वह इतना नेक है कि दीपा की सारी उपेक्षा और ठंडेपन के बावजूद वह उसकी मदद करता है और उसकी नियुक्ति को संभव भी बना देता है। उसके प्रतिदान में वह ना तो दीपा से कोई उम्मीद करता है, ना ही अपने टूटे दिल की दास्तान के पन्ने खोलता है। वह एक मूक सहयोगी सा सहयोग करता है। उसमें
ना तो कोई उतावलापन पैदा होता है, न ही हीला हवाली। संकोच और दुराव करके कार्य से दूर हट जाने की वह कोशिश भी कभी नहीं करता। वह संजय का एक तरह से प्रतिलोम है, अर्थात ऑपोजिट पर्सनालिटी वाला है। संजय प्रेम में उद्रिक्त है, वह संयत है। संजय प्रशंसा कृपण और लापरवाह है, निशित का स्वभाव इससे भिन्न है। वह दीपा की यथावश्यक प्रशंसा भी करता है और समय का बहुत ही पाबंद है। निशित की पाबंदी ही दीपा को उसकी ओर आकृष्ट करती है। इसी के चलते वह उसके प्रति चाह कर भी कटु नहीं हो पाती। उसके अपनत्व भरे व्यवहार से वह अपने प्रेम की पुरानी दुनिया में खो जाती है। निशित की भलमनसाहत उसे बहुत प्यारी लगती है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, किंतु दीपा के लिए उसने यह काम भी किया, लोगों से सिफारिश की, काम को अंजाम तक पहुंचाया। निशित के व्यवहार और स्वास्थ्य से यह पता चलता है कि प्रेम की असफलता ने उसे काफी तोड़ दिया है, अवसन्न कर देने की हद तक। दीपा के साथ उसकी शांत और संजय की उपस्थिति से उसकी व्यथा और अवसन्नता का पता चल जाता है, और यह भी रेखांकित हो जाता है कि अब उसके चित्त में प्रेम की कोमलता नहीं रह गई है। तो निशित भी एक तरीके से अच्छा इंसान है। अब उसकी क्या मजबूरियां रही है, किस लिए उसने दीपा को धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, यह तो खुलकर सामने नहीं आ पाया है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सार्थकता पर। यही सच है कि सार्थकता अर्थात ये कितना एप्लीकेबल है। देखिए देखिए कहानी का शीर्षक यही सच है, अर्थपूर्ण और नई जीवन दृष्टि का बोधक है। कहानी की नायिका दीपा अलग अलग शहरों में दो भिन्न युवकों से प्रेम करती है, और जब जिसके साथ रहती है वही उसे सच्चा प्रेमी लगता है, और उसे लगता है कि यही सच है, अर्थात यही उसके जीवन का अर्थात प्रेम का पूर्ण सत्य है। जब वो संजय के साथ रहती है तब उसका प्रेम ही उसे सच लगता है, और जब कभी उसे लगता है कि संजय उसकी और निशीथ के प्रेम को जानने के कारण कुछ सशंकित होता होगा, तब वह पूरी सफाई देती हुई कहती है, संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखेरने देती। जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्यों? केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठा था। लेकिन वही दीपा जब कलकत्ता में निशीथ से मिलती है तो पिछले सारे कटु, दुखद और विश्वासघात के अनुभवों के बावजूद वह निशीथ की ओर इतना खिंच जाती है कि उसे चाहने लगती है फिर से, और निशीथ उससे कह दे कि वह उसे अब भी प्यार करता है। वह यह मन में मन विचार करने लगती है। वह पटना में निशीथ के साथ बिताए जीवन को अपने अंतर्मन से याद करती है, और रात में जब संजय को याद करते हुए सोने के लिए उद्यत होती है, तब निशीथ बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। दीपा चाहने लगती है कि निशीथ उससे कहे कि वह पिछली सारी बातें भूलकर आज भी उससे प्रेम करता है। वह मानने लगती है कि निशित के साथ उसका पहला प्यार था। उस प्यार में बेसुधी थी, विभोरता के क्षण थे और घनी तन्मयता थी। वह स्वीकार करती है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। अपनी इस भावना के साथ जब वह कलकत्ता से वापस हो रही होती है, तब गाड़ी के चलते समय निशीथ के हाथ का हल्का स्पर्श पाकर वह धन्य हो उठती है। सोचती है, मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। रास्ते भर दीपा यही सोचती रहती है कि उसका और निशीथ का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, वही सच है, और वह तय करती है कि संजय से मिलने के बाद वह उससे इस सत्य से अवगत करा देगी और कहेगी, आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वो प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। मेरा मुरझाया मरा मन
हरा हो उठा, मैं कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल आए ही नहीं, जहाँ शब्द चूक जाते हैं। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। लेकिन कानपुर आने के बाद इसी दीपा का मन फिर बदल जाता है। उसे निशीथ की उदासीनता और तटस्थता खलने लगती है। नियुक्ति की सूचना के लिए निशीथ के पत्र का आस लगाए बैठी दीपा को जब ईरा का पत्र और बाद में अत्यंत ठंडे भाव से लिखा हुआ निशीथ का पत्र मिलता है, तब वह फिर से कल्पना लोक के स्वर्ग से यथार्थ की जमीन पर आ जाती है और ढेर सारे रजनीगंधा फूलों के साथ उपस्थित संजय के चुंबन का स्पर्श महसूस करते हुए यही सोचने लगती है। और मुझे लगता है यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठा है, मिथ्या है, भ्रम था। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि यही सच है। इस कहानी का जो शीर्षक है, सचमुच इस कहानी की सार्थकता सिद्ध करता है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी भाषा शैली पर। देखिए, यही सच है कि भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। उसमें कहानी की नायिका दीपा के मनोगत यथार्थ और उसके तीव्र अंतर्द्वंद्वों को रूपायित करने की पूरी क्षमता है। चूंकि यह कहानी शहरी वातावरण और शिक्षित नवयुवकों और नवयुवतियों की कहानी है, इसलिए उसकी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, जो भाषा के साथ साथ पात्रों की आधुनिकता को भी प्रमाणित करता है। मन्नू भंडारी की भाषा मनुष्य के अंतर्द्वंद्वों को चित्रित करने में काफी समर्थ है। वे भावावेग को जितने सधे ढंग से व्यंजित करती हैं, वह उनकी भाषा की सादगी और उसकी व्यंजकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। निशिथ से मिलने के बाद दीपा की आवेगपूर्ण स्थिति का वर्णन देखिए। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ, तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। तो इस तरीके की जो भाषा है, वो आधुनिकता को दर्शाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं बोध प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे, जिससे ये पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेने के बाद इस पाठ से जुड़े अन्य प्रश्नों को भी बड़े ही सहज तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के समापन पर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।